अरे लोग जो ब्यूरोक्रेसी में है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो लोग अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हैं। बाबा साहब ने एक चीज कही थी कि हर समाज के लोगों, तुमको अगर सामाजिक उत्थान करना है तो पे बैक टू सोसाइटी टाइम, मनी एंड माइंड, आपको तीनों में से एक चीज का 20वां हिस्सा समाज के प्रति समर्पित करना होगा। इनका साउथ में एक नारा चल रहा है, जग में प्यारे दो ही नाम, बाबा साहब जय श्री राम। तो इन्होंने श्री राम, भगवान श्री राम से बाबा साहब की तुलना कर दी। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मना लेते हैं, बाबा साहब का ढोल नगाड़ा पीट लेते हैं और गुलाल उड़ा लेते हैं। उन्होंने कह दिया कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब करेंगे पूरा। मैंने ये कहा कि बाबा साहब को मानो, लेकिन बाबा साहब की मानो, क्योंकि आपका अधिकार आपके संविधान में अंकित है कि ना कि बाबा साहब की मूर्ति में, प्रतिमा में अंकित है। बाबा साहब स्वयं नहीं चाहते थे कि कोई मेरी पूजा करे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। यहां हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। साख मतलब उत्तर प्रदेश, उल्लू मतलब मनुवादी ब्यूरोक्रेट्स, गुलिस्ता मतलब ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोग। 2008 में जिस समय मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी, प्रमुख सचिव हुआ करते थे जेएस दीपक, उन्होंने एक शासनादेश जारी करके कहा था कि आउटसोर्सिंग की जितनी भी भर्तियां निकाली जा रही हैं उन सब में ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण सुनिश्चित करिए। उसके बाद मायावती जी की कभी सरकार नहीं बनी, अन्य सरकारें जो आईं उन्होंने इस आदेश को या तो देखा ही नहीं या उनके समय में यह आदेश धूल फांकता रहा। नेशनल जनमत तक इस आदेश की प्रति पहुंचाने वाले करमवीर आजाद, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और इंडियन सोशल जस्टिस मिशन ट्रस्ट के संयोजक भी हैं, वो इस आदेश को लेकर के सरकार और शासन में लगातार प्रयास कर रहे हैं। कई विभागों में उन्होंने आरटीआई डाल करके पूछा है क्या इसका अनुपालन हुआ है। कई जगह से उत्तर आया है नहीं, कई जगह से गोलमोल उत्तर दिए जा रहे हैं। लेकिन करमवीर आजाद जैसे लोग डटे हुए हैं कि हमें इस आदेश का अनुपालन करवाना ही है। भारतीय जनता पार्टी पर जब सवाल उठते हैं तो आप पिछड़े दलितों का उनको विरोधी बता देते हैं, मूलतः स्वभाव से है भी। मगर इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने भी यह आदेश सुनिश्चित नहीं करवाया। लेकिन सवाल यह भी है कि मायावती अगर अभी सत्ता में नहीं है तो वह इसका अनुपालन नहीं करवा सकती, लेकिन इस पर सवाल भी नहीं उठाया गया। किसी बहुजन समाज पार्टी के नेता या प्रवक्ता द्वारा यह मुद्दा सामने नहीं आया है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा, एक सच्चे अंबेडकरवादी द्वारा इस मुद्दे को लेकर के लखनऊ से दिल्ली तक लड़ाई लड़ी जा रही है। नेशनल जनमत के संवाददाता विनीत यादव ने करमवीर आजाद जी से इस मामले में खास बातचीत की है। उसको सुनाने से पहले इस आदेश में जो मूल बात है वो आपको अक्षरशः पढ़ के सुना देता हूं। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी विभागों, निगमों तथा परिषदों इत्यादि के द्वारा ऐसी सेवाएं जो पूर्व में उनके द्वारा स्वयं प्रदान की जा रही थी अथवा अपने कार्यालयों के रख रखाव का कार्य स्वयं किया जा रहा था, यदि अनुबंध यानी आउटसोर्सिंग के आधार पर संपन्न कराए जाते हैं तो ऐसे कार्यों हेतु होने वाले करार में यह भी सन्निहित होगा कि इस प्रकार उत्पन्न कुल रोजगार का 21% अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, 2% अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों तथा 27% अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। इस आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। सुन लीजिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत। हमारे साथ करमवीर आजाद जी हैं जो कि इंडियन सोशल जस्टिस मिशन ट्रस्ट चलाते हैं। क्या मसला है पूरा? पहले तो नेशनल जनमत का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये आदेश है 23 जनवरी 2008 का जेएस दीपक जी द्वारा दिया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया था पूर्व में जो सरकारी विभागों, निगमों, परिषदों इत्यादि में स्वयं कार्य संपादित किए जा रहे थे, अब वह कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से किए जाएंगे। उन कार्यों
में उत्पन्न होने वाले रोजगारों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया था, जिसमें क्रमशः ओबीसी के लिए 27% और एससी के लिए 21% और एसटी के लिए 2% का किया गया था। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब 2020 में आरटीआई के माध्यम से जब सूचना मांगी परिवहन विभाग से, तो पहली बात कि उन्होंने हमें सूचना नहीं दी। मुझे राज्य सूचना आयोग जाना पड़ा। जब सूचना मिली तो मेरी आंखें बिल्कुल चौंधिया गई कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं, जबकि शासन आदेश स्पष्ट करता है कि आरक्षण निर्धारित है, चाहे वो परिवहन निगम हो, चाहे निर्माण निगम हो, चाहे वो सेतु निगम हो, चाहे वो आपका परिवहन विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन हो, समस्त विभागों से, उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों से मैंने जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी। कई जगह से भ्रामक सूचनाएं दी गई, ना ही उन्होंने इस तरीके से गोलमोल बना करके सूचना दी जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि उनकी नीयत सूचना भी देने का नहीं है। और मैं आपको बता दूं, पूर्व में 2012 में जो सरकार बनी थी, ओबीसी की एक तरह से कह सकते हैं माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, उन्होंने भी इस व्यवस्था का इम्प्लीमेंट नहीं किया। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दो पंचवर्षीय, ये दूसरी पंचवर्षीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैंने इस पे जो है मैंने उल्लेख किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी सुबुगाहट नहीं, गलत सूचना दे करके मुझे भ्रामक स्थिति में डालते रहे। तो मजबूरी में आकर के मैंने 12 दिसंबर 2022 को माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखा और इस पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराया। और आज मैं बता दे रहा हूं कि इस लड़ाई को मैं अंत तक लड़ूंगा। अभी मैं पिछड़ा आयोग जाऊंगा, मैं एससी एसटी आयोग जाऊंगा, कमीशन में अपनी बात रखूंगा, देखता हूं कि भारतीय संविधान में जो दी गई हमें आरक्षण व्यवस्था कोई ये भीख नहीं है, ये मेरा अधिकार है। कौन लोग जिम्मेदार हैं जो इसके पीछे बैठे हैं और जो ये चाहते हैं कि इन आउटसोर्सिंग की नौकरियों में ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण न मिले? आप इतने दिन से इसमें काम कर रहे हैं तो आपको कुछ समझ में आया होगा, क्या मंतव्य है इसके पीछे? आप स्पष्ट रूप से जानते हैं, मनुवादी व्यवस्था के लोग, इन लोगों ने जिस माध्यम से, आपको एक बड़ा चौंका देने वाली बात बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक विभाग ऐसा है जिस विभाग को मैं बहुत कायदे से जानता हूं, वो विभाग है परिवहन विभाग। परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्मार्ट चिप नामक कंपनी को रखा गया था, जिसमें इस शासना आदेश का इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं हुआ। स्मार्ट चिप में प्रत्येक संभागीय कार्यालय, 75 संभागीय कार्यालय, 75 संभागीय कार्यालय में कहीं 10, कहीं 5, कहीं 8, कहीं 12, कहीं 13, कहीं 5, कहीं 7, कहीं 3, ऐसे स्मार्ट चिप के लड़के रखे गए हैं। लगभग परिवहन विभाग और परिवहन निगम और यूपीपीसीएल और मतलब लाखों रोजगार जो उत्पन्न किए गए, उन लाखों रोजगार से यह समझ लीजिए कि हमारे लोगों को, एससी एसटी ओबीसी को वंचित किया गया। तो ये जो स्थिति आपने बताई, ये सिर्फ परिवहन विभाग में है कि बाकी सारे विभागों का भी डेटा आपके पास है? नहीं, बाकी सारे विभागों ने तो भ्रामक सूचनाएं दी, तो डेटा कहां से उपलब्ध हो पाता? उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ जगहों से मैंने उत्तर प्रदेश के समस्त सीडीओ से मांगा है, आप जाकर के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी या कोई ऐसा डिपार्टमेंट बता दीजिए जहां आउटसोर्सिंग से लोग न रखे गए हो। हर जगह रखे गए हैं, लेकिन लोगों ने केवल हमारे लोगों को ठगने का काम किया है, लोगों को गुमराह करने का काम किया है। और हमारे सबसे बड़ी चीज है हमारे अपने लोगों में, जो बाबा साहब ने एक चीज कही थी कि हर समाज के लोगों, तुमको अगर सामाजिक उत्थान करना है तो पे बैक टू सोसाइटी, टाइम, मनी एंड माइंड, आपको तीनों में से एक चीज का 20वां हिस्सा समाज के प्रति समर्पित करना होगा। लेकिन हमारे लोग जो ब्यूरोक्रेसी में है, बहुत
मतलब दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो लोग अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हैं। और धन्य हो बाबा साहब, तुमने तो अपनी 4 संतानें कुर्बान करके हमें जो व्यवस्था दे करके गए हो, जिसकी बदौलत आज ये करमवीर आजाद आपके समक्ष खड़ा होकर बैठ करके बात कर रहा है। नहीं तो क्या इस तरीके की बात करने की हम लोगों की शक्ति होती? जिस बात पर आप बार बार जोर दे रहे हैं कि बाबा साहब ने अधिकार दिए, अभी जो वर्तमान सरकार है वो बाबा साहब की बहुत बड़ी हितैषी बनती है, हर जगह तस्वीर लगा रखी है उनकी। देखिए, एक चीज मैं बताऊं, एक आडंबर, जिस आडंबर की बात हम करते हैं, जिस आडंबर का विरोध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, वही आडंबर ये मनुवादियों ने उसी आडंबर को ला करके रख दिया कि हम ईश्वर को, उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे, तो उन्हीं को ईश्वर बना करके पूजने का काम कर दिया। तो आप ये सोचिए ना कि वो कहे कि ईश्वर नहीं मानेंगे। इनका साउथ में एक नारा चल रहा है, जग में प्यारे दो ही नाम, बाबा साहब जय श्री राम। तो इन्होंने श्री राम, भगवान श्री राम से बाबा साहब की तुलना कर दी। तो आपको क्या लगता है वो जो है वो करेंगे? ये इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई है। उस रणनीति के तहत इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो SC ST OBC जो है ये केवल बाबा साहब को मान रहे हैं। बाबा साहब की मान करके वो लोग IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बने जा रहे हैं और हमारे लोग बाबा साहब को मान रहे हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मना लेते हैं, बाबा साहब का ढोल नगाड़ा पीट लेते हैं और गुलाल उड़ा लेते हैं। उन्होंने कह दिया कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब करेंगे पूरा। तो वो मिशन, उनके मिशन से भटक रहे हैं ये लोग। बाबा साहब की माननी पड़ेगी, बाबा साहब के संविधान की माननी पड़ेगी, तभी हमारे SC ST OBC का उत्थान होगा। देखिए, जयंती मनाने में ज्यादा फायदा है। अगर आदमी जयंती मना रहा है तो क्या बुराई है? नौकरी वोकरी तो मिल जाएगी, फिर कोई सरकार आएगी नौकरी देगी। नौकरी नहीं है तो लोग कहते हैं कि चाय वाय पकौड़ा वकौड़ा का भी रोजगार है, करो, क्या जरूरत है नौकरी की? जयंती मनाना बंद कर दे लोग आपकी वजह से। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि बाबा साहब को मानो, लेकिन बाबा साहब की मानो, बाबा साहब की मानो, क्योंकि आपका अधिकार आपके संविधान में अंकित है। आपका अधिकार आपके संविधान में अंकित है कि ना कि बाबा साहब की मूर्ति में, प्रतिमा में अंकित है। अंबेडकरवादी अगर वास्तव में अंबेडकरवादी हैं और तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, तो भगवान बुद्ध ने कहा था पहले जानो फिर मानो। मैं जो कह रहा हूं उसको मत मानो, लेकिन पहले उसको जानो, मैं जो कह रहा हूं वो जानो। तो आज यही सेम चीज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, पहले जानो फिर मानो। क्योंकि आपको मैं बता दूं, 1956 में जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धम्म ग्रहण किया, और धम्म ग्रहण करने के बाद किसी व्यक्ति ने मुझे, मेरे पिताजी कहानी सुनाते हैं कि वो जो है बाबा साहब का पैर छुआ था तो उसके पीठ पर एक लाठी बहुत जोर से मारे। वहां पे पत्रकार बंधुओं ने बाबा साहब से पूछा कि अरे वो तो आपका सम्मान कर रहा था, आपने उसको लाठी क्यों मारा? तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि जिस व्यवस्था को तोड़ने के लिए मैंने इतना संघर्ष किया, ये वही व्यवस्था अपनाने का काम कर रहा है, इसलिए मैंने उसको समझाने के लिए किया। तो बाबा साहब स्वयं नहीं चाहते थे कि कोई मेरी पूजा करे। बाबा साहब को पता था, बहुत दूरदृष्टा थे। बाबा साहब को पता था आने वाले जब समय में कुछ लोग हमारे वास्तविक मिशन को समझ पाएंगे तो हमारा जो है कारवां आगे बढ़ेगा। लेकिन बाबा साहब के मिशन से हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे अपने बुद्धिजीवी लोग, बाबा साहब को, अंबेडकरवाद को आडंबरवाद में घसीटते चले जा रहे हैं, जिससे आज हमारी जो मूल आवश्यकताएं हैं, रोजी रोटी और मकान की आवश्यकताएं हैं, जिस रोजी रोटी को तोड़ा जा रहा है। आप ये सोचिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई शेड्यूल कास्ट विधायक सांसद हो, चाहे समाजवादी पार्टी का कोई विधायक सांसद हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का ही कोई विधायक सांसद हो, क्या इस शासन आदेश का उन लोगों पे असर नहीं पड़ा होगा? नहीं पड़ा होगा, उनकी निगाह नहीं गई होगी, उनको नहीं पता होगा, लेकिन किसी ने नहीं कहा। लेकिन मेरे अंदर एक दर्द है, समाज के प्रति एक वेदना है, जिसके तहत मैंने प्रयास किया और मैं प्रयास करूंगा निरंतर, प्रतिक्षण प्रतिपल
मैं समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर चुका हूं और समाज के लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा, इसके लिए चाहे मुझे जो कुर्बानियां देनी पड़े। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और सुधार करो। जब तक नाकामयाब हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि बगैर कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं असफल भी होता हूं तो मैं उस असफलता में अपने आगे की रणनीति तैयार करता हूं। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन कोशिश तब सफल होती है जब ईमानदार होती है, और ईमानदारी उसे कहेंगे जब आप मानने से ज्यादा जानने पे ध्यान देंगे, किसी को पूजने से ज्यादा, भक्त बनने से ज्यादा अपने हक अधिकार को समझने पर, उस पर ज्यादा चर्चा करने पर ध्यान देंगे। तब आएगी सच में वो कोशिश जो ईमानदार होगी और जिसके बदले आपको सफलता हासिल होगी। देखने वाली बात यह होगी कि यह लड़ाई तक कहां तक जाती है, और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का जो ये हक मारा जा रहा है, इस पर वर्तमान सरकार क्या एक्शन लेती है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।